इकोनॉमिक सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर ही नहीं है। रियल एस्टेट के ऊपर पिछले जून के बजट में इन्होंने काफी सारे टैक्सेस वगैरह लगाए क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है। इस साल क्या किया कि वो सारे के सारे टैक्सेस हटा दिए और जो पैदावार वाले सेक्टर थे जैसे एग्रीकल्चर है मसलन कि इनके ऊपर हमने 18% टैक्स नहीं लगाया खाद के ऊपर और पेस्टिसाइड के ऊपर, तो ये हमारा बड़ा कमाल है। भैया आप बताएं आपने इसको उठाया कैसे सेक्टर को? सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप टैक्स का बोझ उतना डालें जितना लोग बर्दाश्त कर सकें, जितना वो उठा सके और खुशी खुशी वो टैक्स दे सके गवर्नमेंट को। इस कदर टैक्स ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उनको देते हुए भी मुश्किल लगे। और फिर होता यही है जन्नत, जो कि हम हमेशा से देखते हैं, लोग चोर दरवाजे ढूंढते हैं और नील जो है वो अपनी रिटर्न्स फाइल कर रहे होते हैं और वो बता रहे होते हैं कि जनाब हमारे पास तो है ही कुछ नहीं, हमने आपको क्या टैक्स देना। खैर, इसी तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर चौधरी दानियाल अजीज साहब। दानियाल साहब, बहुत के वक्त का वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले तो बुनियादी सवाल, हुकूमत बजट को अवाम दोस्त करार दे रही है हमेशा की तरह और वज़ीर आज़म ये दावा कर रहे हैं कि बजट में आम आदमी पर टैक्स लगाने की बजाय तनख्वाहों में इजाफा किया और मुलाजमत पेशा अफराद को रिलीफ दिया। आप इस बजट को कैसे देखते हैं और ये बजट अवाम के लिए आपके नजदीक रिलीफ है या फिर तकलीफ? जी, मेरे ख्याल में इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान एक बहुत डिफिकल्ट इकोनॉमिक सूरत-ए-हाल से गुजर रहा है, लेकिन जिस बात की मुझे तफशीश है वो ये है कि मुश्किलात तो सामना कर ही रही हैं। जैसे आप देख रहे हैं पाकिस्तान में जो पॉवर्टी के फिगर हैं, सतह गुर्बत जो है उसमें 45% पाकिस्तानी जो हैं वो अब सतह गुर्बत से बिलो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और ये वो फिगर हैं जो 2018 की पॉपुलेशन सेंसस के हैं। जब ये 2023 की पॉपुलेशन सेंसस इस्तेमाल करेंगे, जाहिर बात है जब आबादी बहुत बढ़ गई है, 2.55 हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो उसमें ये सतह और भी पाकिस्तानी जो है इससे नीचे चले जाएंगे। तो लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब हुकूमत जो है आवाम से गलत बयानी करना शुरू कर देती है, यानी आप देखें जो 2023 का सेंसस है उसमें 22% अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई जा रही है, 22%, जो कि अनहर्ड ऑफ है। और हुकूमत हमें जो है ना 5.5 बता रही है, वो भी पिछले साल की, और इस साल इन्होंने फिगर ही डिलीट कर दिया है, यानी इकोनॉमिक सर्वे में अनएम्प्लॉयमेंट का फिगर ही नहीं है। तो बेहतर ये होता कि ये बता देते अवाम को, क्योंकि इनकी अपनी वेबसाइट्स पे ये इन्फॉर्मेशन है सारी, तो बता देते और उनको बता देते अवाम को कि जी हमारा ये सूरत हाल है और इसमें से हम ऐसे ऐसे निकलेंगे, ताकि लोगों को इत्मीनान पैदा हो कि हमारी हुकूमत गोशा है। सिर्फ डिलीट कर देना तो कोई मकसद नहीं है ना, ये तो मतलब ये है कि आपके पास इसका मंसूबा बंदी ही कोई नहीं है, तो आप इससे भाग रहे हैं, बेसिकली जान छुड़ा रहे हैं, तो ये तो कोई तरीका नहीं है। और दूसरी बात ये है कि हुकूमत ने पिछली साल जब IMF का पहला प्रोग्राम का बजट बनाया ये जून में, तो उन्होंने उस वक्त हम स्टैंड बाय अरेंजमेंट में थे और उसके बाद सितंबर में ये EFF पास हुआ, तो उस वक्त इन्होंने पाकिस्तान को बताया कि जी असूली फैसला हमारा ये है कि हमने बराबरी की टैक्सेशन करनी है और अनप्रोडक्टिव सेक्टर्स को हमने डिस्करेज करना है, उनको भी टैक्स नेट में लाना है और हमने प्रोडक्टिव सेक्टर्स की तरफ जाना है। उसमें से सबसे बड़ा एक था वो रियल एस्टेट था। तो रियल एस्टेट के ऊपर पिछले जून के बजट में इन्होंने काफी सारे टैक्सेस वगैरह लगाए क्योंकि ये अनप्रोडक्टिव सेक्टर है, इसमें कोई पैदावार नहीं होती, सिर्फ ये प्लाटों का लेन देन और फाइलों का लेन देन में अरबों खरबों रुपए पाकिस्तानियों के और बैंकों के फंस जाते हैं, और वही पैसे अगर हम किसी कारोबार में लगाएं, किसी प्रोडक्टिव इकोनॉमिक सेक्टर में लगाएं, तो उससे मुलाजमतें भी बढ़ती हैं, पैदावार भी बढ़ती है, मामलात पाकिस्तान की मईशत के बहुत बेहतर होते हैं। तो इन्होंने इस साल क्या किया कि वो सारे के सारे टैक्सेस हटा दिए और जो पैदावार वाले सेक्टर थे जैसे एग्रीकल्चर है मसलन, जो पाकिस्तान की 37% लोग एम्प्लॉयड है, 70% आबादी हमारी रूरल एरियाज में रहती है, उनके लिए कुछ भी नहीं, बल्कि उन्हें हमें सुलझाया जा रहा है ये बता के कि इनके ऊपर हमने 18% टैक्स नहीं लगाया खाद के ऊपर और पेस्टिसाइड के ऊपर, तो ये हमारा बड़ा कमाल है। भैया आप बताएं आपने इसको उठाया कैसे सेक्टर को? उसके लिए किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक पॉलिसी रिवर्सल है। और आपको याद होगा PTI के दौर में ये जो PTI के सो कॉल्ड बानी है, उन्होंने ये बताया था कि रियल एस्टेट जो है ये सबसे बड़ा ब्लैकमेलर है और सबसे बड़ा जो है ना ये सेक्टर जो है ये हुकूमत को तंग करता है, और खुद भी वो उसी लपेट में आ गए जब उन्होंने ये जेलम में ज़मीनें ले ली और बनी गला में ज़मीनें ले ली एक रियल एस्टेट टाइकून से। तो ये रियल एस्टेट जो है इसमें इनके पास इतनी कैश लिक्विडिटी है, आपने देखा कि एक रियल एस्टेट कंपनी जो है उन्होंने PIA के लिए भी बिड कर दिया, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि हुकूमत के साथ ये क्या हैवक प्ले करे। लेकिन अच्छा, अगर हुकूमत की बात करें तो जहां पर हुकूमत ने क्रेडिट लेना हो वहां तो हुकूमत क्रेडिट लेती है। इन्फ्लेशन की बात करें तो वो दावा कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन में जो है कमी वाकई हुई है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक जो पेट्रोलियम लेवी है वो 78
रुपए से 78 से बढ़ाकर 100 रुपए फी लीटर करने जा रही है, जबकि पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी भी लगाने की तजवीज़ है। अगर पेट्रोल महंगा होगा तो हम सब जानते हैं कि महंगाई में भी इजाफा होगा। तो इस साल आपको लगता है कि जो पिछले साल महंगाई में इजाफा नहीं हुआ था तो इस साल हो जाएगा? मेरे ख्याल में जी जो ये मीन में हम निकालते रहते हैं ना कि 2 रुपए इधर 4 रुपए इधर, ये एक गुफ्तगू है, ये भी होनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात मैं करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारी जो ये तीनों सियासी जमातें हैं उसमें पीटीआई पेश है और पीपीपी और जो नून लीग है, इनकी जानब से अगर हम ये उम्मीद रखें कि पाकिस्तान के मसाइल का ये बड़े पैमाने पे हल निकालेंगे, ये मेरे ख्याल में नामुमकिन है। सबसे बड़ी वजह उसकी ये है कि इनकी इकोनॉमिक सोच ही कोई नहीं। आप बताएं मुझे कि जो पीपल्स पार्टी है उनका फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अगर सुबह उनको हुकूमत मिल जाती है तो बिलावल साहब के जो इकोनॉमिक आइडियाज हैं वो क्या है, किसी को पता है? और इसी तरह से पीटीआई जो असद उमर को बड़े धूमधाम से लेके आए कि पहले 6 महीने में खुद ही उन्होंने ज़िबा कर दिया उसको, और फिर मांगे के जो हफीज शेख साहब एक्चुअली पीपल्स पार्टी के मांगे के थे 2008 में, उनको ले आए, और फिर मांगे के शौकत तरीन साहब जो पीपल्स पार्टी के पहले ही मांगे के थे उनको ले आए। तो इनके पास तो कोई है ही नहीं, आज बता दें कौन है। और इसी तरह से नून लीग है, इनके बड़े धूमधाम से ये जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे तो उस वक्त हादसाती तौर पर डार साहब को बना दिया था, क्योंकि सरताज अजीज साहब ने फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर कोई बेहतर मैनेजमेंट नहीं की थी, तो इनको हादसाती तौर से कॉमर्स मिनिस्ट्री से ले आए और उसके बाद ये उसमें पक्के हो गए। फाइनली इनकी क्वैकरी ने पाकिस्तान को उस नहज पे पहुंचा दिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है डिफॉल्ट की तरफ जा रही थी, तो फिर इनको वहां से हटाना पड़ा। तो अब आप मुझे बताएं कि ये जो मांगे के लेके आए औरंगजेब साहब, इनके पास कौन सा फाइनेंस, कौन सी थिंकिंग है? असल में तो नून लीग है, उनकी जो हायरार्की है वो तो इस सारे प्रोग्राम के खिलाफ है। उन्होंने तो स्टीवन डरकन प्लान जो अगस्त 14 को लॉन्च होना था वो नहीं करने दिया, और फिर आके दिसंबर में उन्होंने उड़ान प्लान ले आए, और फिर जनवरी में वो स्टीवन डरकन प्लान भी अनाउंस कर दिया, वो प्राइम मिनिस्टर के वेबसाइट पे चढ़ा दिया। तो इसलिए ये टोटल कंफ्यूजन है। और ये देखें, सिर्फ ये नहीं है, सूबाई सतह पर आप देख लें, मतलब ये है कि हमारा जो सेवियर है पाकिस्तान का, हमारी रीढ़ की हड्डी, वो एग्रीकल्चर है। तो बजाय इसके कि एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए, चेचा के उसको अपने हाल पे ही रहने देते, वो भी नहीं हो सका, बल्कि इन्होंने क्या किया कि उसकी तबाही में पेश थे। ये 3,900 रुपए की फी मन जो इन्होंने वादा किया था, आखिरी दिन तक वादा करते रहे गंदम के हवाले से कि जी हम आपसे ये खरीदेंगे, और उसमें क्या हुआ कि जब टाइम आया हुआ तो आखिरी दिन उनको कह दिया कि जी 1 टका भी नहीं हमने देना आपको। तो उसके बाद जब अगला साल आया, ये जो पिछला साल अभी गुजरा है, ये फरवरी में जो हार्वेस्टिंग सीजन गया है, उसमें क्या किया इन्होंने कि दिसंबर से अपने जो स्टॉक्स थे वो मार्केट में रिलीज करने शुरू कर दिया एट बिलो मार्केट प्राइसेस, ताकि ये दबी रहे कीमत और काश्तकार को फिर कुछ ना मिले। तो इस तरह से आपकी ग्रोथ जो 6.1% पाकिस्तान को बचाने वाली थी एग्रीकल्चर की, वो वेदर की वजह से नहीं, ये पॉलिसीज की वजह से नीचे आई है। और अब बिल्कुल ये पॉलिसीज का फेलियर है और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, जिसका आप भी जिक्र करें। एक और कंफ्यूजन है दानियाल साहब, टैक्स महसूलात हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। विफाकी बजट में एफबीआर के महसूलात का तखमीना जो मुकर्रर किया गया है और रवा माली साल से 18% ज्यादा मुकर्रर किया गया है, कि आपको लगता है कि एफबीआर ये टारगेट अचीव कर पाएगा? टैक्स नेट बढ़ाना हुकूमत के लिए आखिर चैलेंज क्यों बन चुका है? मेरे ख्याल में जी जो इस साल इनको रिलीफ मिली है कि जो स्टेट बैंक के मुनाफे में 2.4 ट्रिलियन रुपीज इजाफी हुकूमत पाकिस्तान को हासिल हुए हैं, जो कि अनोमलस है, यानी ये हर साल नहीं होना। ये एक माजी के जमा थे कुछ, और कुछ जो है वो हाई इंटरेस्ट रेट की वजह से ये आ गए। तो एक तो इनके लेने के बावजूद जो है, जब मार्च का रिव्यू हुआ IMF के साथ, तो 622 अरब रुपए जो हैं इनको हदफ कम करना पड़ा ताकि वो पूरा कर दे, और वो भी अभी तक मशकूक है बात कि वो भी पूरा होता है कि नहीं। तो इस तरह से आप समझ लें कि 3 खरब रुपए यानी 3 ट्रिलियन रुपीस जो हैं इनको इजाफी मिल हैं पिछले साल का जो 12.9 ट्रिलियन का इन्होंने बजट पूरा करना था। तो इस साल इन्होंने 14 पे कर दिया। तो जब ये चीजें इनको हासिल नहीं होंगी, यानी 3 ट्रिलियन आप समझ लें कि ये अगर कर सके तो प्रोबेबली ये 11 के करीब कर पाएंगे, जो इस साल 12 भी नहीं कर पा रहे। तो इस सूरत हाल में मेरा नहीं ख्याल है कि हदफ पूरा करेंगे। बल्कि इसके अलावा मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो इन्होंने पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन सितंबर से लेके जून तक करनी थी IMF के प्रोग्राम के तहत, वो उन्होंने बेशतर नहीं की। यानी इन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स लगाना था, वो नहीं लगाया, सिर्फ लॉज पास कर दिए। वो अक्टूबर में लॉज बनने थे, वो आके कहीं मार्च से पहले बने।
जनवरी में ये लागू होना था, इन्होंने कहा कि हम पोस्टपोन कर रहे हैं जून तक। अभी भी इनका फुट ड्रैगिंग का इनका कोई इरादा नहीं है इसको करने, कहीं कानूनों में रेट ही नहीं है कि वो कौन सा लगाना है, अभी तक वो मशकूक है बात, तो इसकी इनकी तैयारी भी कोई नहीं है। तो ये उसके अलावा फिर ये जो ताजर दोस्त ऐप है, इसको इन्होंने IMF को कह के कहा जी इसको खत्म ही कर दें, हमने नहीं ये करना। तो अगर रिटेल नहीं है तो एग्रीकल्चर नहीं है, तो फिर रियल एस्टेट के इन्होंने सारे टैक्सेस अभी वापस कर दिए हैं, तो रह क्या गया आपने? तो इनसे ये पूरा हदफ नहीं होना, और जून के बाद इनसे इम्प्लीमेंटेशन भी कोई नहीं होनी। मैं नून लीग को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इन्होंने इस चीजों से भाग जाना है, और ये पाकिस्तान में हमारा फन रहा है। पिछले 25 प्रोग्राम अब होने को जा रहे हैं, अगर आप ये क्लाइमेट चेंज और रेजिलियंस का प्रोग्राम इंक्लूड कर दें एज द 25th, तो 24 पहले थे, 25वां ये है। तो इन 24 प्रोग्रामों के बाद पाकिस्तान का इंटरनेशनल नाम पड़ा हुआ है कि ये वन ट्रांच कंट्री है, इसलिए ये तमाम चीजें फ्रंट लोड करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पहले ट्रांच के बाद ये भाग जाते हैं। तो ये हमारा महवर है, ये हमारा फन है, हमारी इंतजामिया ये काम करती है, 25 दफा हमने किया है। अभी ये फिर तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जून के बाद इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिकली नून लीग की लीडरशिप जो है वो इसके साथ को रिलीफ देने की बात आती है, तो हमारे जो विफाकी वजीर खजाना साहब हैं वो कहते हैं कि ये कर्ज की बिना पर हम दे रहे हैं, कर्ज हमारे पास आ रहा है तो हम आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। सोचने की बात यह है कि अवाम तो टैक्सेस दे रहे हैं, आपने ऐसी पॉलिसीज भी बनाई, ऐसे तरीक़ाकार भी बनाए कि आप आवाम से अच्छा खासा टैक्स ले रहे हो, उसके बाद भी हुकूमत का ये कहना कि उन टैक्सेस की बुनियाद पे नहीं, कर्ज की बुनियाद पर हम आपको रिलीफ दे रहे हैं। तो हमारे साथ दानियाल अजीज साहब मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया सुनो पाकिस्तान को वक्त देने के लिए।